हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक और लेक्चर में आ गए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका 1 शॉट करेंगे। इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ठीक है, तो गिनती वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो 1 से लेकर स्टार्ट होता है संख्या और आगे तक जाता है जो, वो संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा संख्या आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी मिला दिया जाए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या क्या था? 1 2 3 4 ऐसे करके और आगे बढ़ता, ठीक है। उसमें से प्राकृतिक संख्या में जीरो को और शामिल कर दिया जाए, जीरो को और मिला दिया जाए, तो ये वाला जो संख्या बनता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पूर्णांक रिवाइज करवा दे रहे हैं। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्या तो पहले से था ही, 1 2 3 4 ऐसे करके और था ही, लेकिन इसमें से जो है नेगेटिव वाला को भी शामिल कर लेंगे न, -1 -2 -3। ठीक है, ये सब को भी अगर शामिल कर देंगे तो ये वाला जो पूरा संख्या जो बनेगा, जितना सीरीज बनेगा, वो सब को बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, ये पूरा लिस्ट को बोलते हैं, सूची को बोलते हैं पूर्णांक। चलो अगला, अब यहाँ पे देखना है कि 3 टर्म आता है। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से और ये सब पार्ट अलग कर दिया जाए, मतलब नेगेटिव नंबर को अलग कर दिया जाए, ऋणात्मक संख्या को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, ऋणात्मक संख्या को अलग कर दिया जाए, तो ये वाला जो कहलाता है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, ऋणात्मक यहाँ से जो है पूर्णांक वाला में ऋणात्मक वाला को अलग कर देंगे तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाला इधर, इसको क्या बोलेंगे? तो ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलो जल्दी यहां से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब तो 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे आप लोग, रिवाइज करवा दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में भी क्लास 9th में पढ़ना था, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलो परिमेय संख्या क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो इस फॉर्म का हो, इस रूप का हो, P/Q के रूप का हो, जिसमें से जो नीचे वाला पार्ट है Q, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो और जो है P और Q जो है, P और Q, P, Q है, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और P Q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि HCF जो होना चाहिए, PQ का HCF जो निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, PQ का HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 4/3, 8/, ठीक है, 5। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 2 एग्जाम्पल। ये P/Q के रूप में भी है, Q 0 नहीं है, P और Q जो है पूर्णांक है, और ये HCF जब निकालेंगे, HCF कैसे निकालते हैं? तो इसमें से देखते हैं, ये वाला 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2
गुना 1 भी लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1। ये दोनों में से कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 1 और 1 कॉमन नज़र आ गया, मतलब जो कॉमन नज़र आता है वही वाला HCF हो जाता है। तो HCF जो हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो HCF भी 1 आ गया और ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाला संख्या जो है 4/3 परिमेय संख्या होगा। इसी तरह 8/5 भी परिमेय संख्या होगा, बट्टा वाला में भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे और आगे संख्या लेंगे तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? ठीक है, तो वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, जो परिमेय नहीं रहेगा वो संख्या अपरिमेय कहलाएगा। जो परिमेय संख्या ना हो, ठीक है, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो रूट वाला नंबर होता है। रूट में 2 लिख दिया, रूट में 3 लिख दिया, रूट में 5 लिख दिया। याद रखना है, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर नंबर रहेगा, ठीक है, कोई स्क्वायर नंबर रहेगा। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 लिखा रहेगा तो ये तो रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, तो ये तो रूट में रहा ही नहीं। तो रूट में रहने के लिए क्या होना चाहिए कि ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 समझ लो, तो 5 क्या है, 5 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर 5 है नहीं, तो ये 5 तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे पाई हो जाता है, पाई का मान क्या हो जाता है, पाई का मान जो हो जाए 3.1415926535, ठीक है, 8 9 ऐसे करके और आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो याद रखना अपरिमेय संख्या उसको भी बोलेंगे जो जिसका मान जो है वो बिना रिपीट करते हुए अनंत तक जाता है। ठीक है, बिना रिपीट करते हुए मान जो है अनंत तक जाएगा, तो उस नंबर को जो है वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो परिमेय संख्या है वो रिपीट करते हुए अनंत तक जाता है या तो फिर एक जगह जाके रुक जाता है। ठीक है, चलो, तो जनरली अपरिमेय संख्या क्लास 10 में इतना ही पढ़ना है कि रूट के अंदर 2 3 5 पाई वगैरह ये सब के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए ये सब जो संख्या है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़े जो है वो पढ़े प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या पढ़े। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता था, 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या होता था। ठीक है, उसके बाद इसमें 0 आ गया, 0 को और शामिल जब कर लिए, 0 को और शामिल कर लिए, तो ये वाला जो संख्या बना वो क्या बना, तो पूर्ण संख्या बना। क्या बना, पूर्ण संख्या बना। ठीक है, अच्छा 0 भी आ गया और 1 से लेकर सभी नंबर भी आ गया, लेकिन इसमें जब नेगेटिव वाला नंबर, नेगेटिव में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव वाला भी नंबर जब जोड़ दिए तो उस नंबर को, उस नंबर के समूह को क्या बोल दिया गया, तो पूर्णांक बोल दिया गया। ठीक है, क्या बोल दिया गया, पूर्णांक बोल दिया गया। अब पूर्णांक में नेगेटिव वाला भी नंबर आ रहा है, 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव वाला भी नंबर आ रहा है। ठीक है, अब जो है कि बट्टा वाला भी नंबर जोड़ दिया, मतलब p/q वाला, p/q के फॉर्म में जो नंबर रहेगा उसको भी अगर ऐड कर देंगे, जहां q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो वाला जो संख्या का समूह बना वो हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, और परिमेय संख्या और जो इधर जो बच जाता है वो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि वैसा संख्या जो परिमेय नहीं होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या तो ये रूट वाला नंबर होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, नीचे रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वो स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये दोनों, ये वाला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक घर में रखते हैं तो उस घर का नाम हो जाता है वास्तविक संख्या।
ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी दोनों रहे, ठीक है, तो वो वाला संख्या जो है वो ये वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी लिखो यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है दो संख्या और सम संख्या, किसको बोलते हैं, सम संख्या। तो डिफिनेशन है वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है, जो दो से पूरा पूरा भाग हो जाएगा उस संख्या को क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो यह हो जाएगा सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 10, क्या ये दो से पूरा पूरी भाग हो जाता है, 2 पचे 10, ये पूरा पूरी कट गया ना, कुछ शेषफल नहीं बचा ना, तो 10 जो है वो 2 से पूरा पूरी भाग हो गया, तो ये जो 10 नंबर है, 10 वाला जो संख्या है वो सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो क्या क्या होगा, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6, 8, 10, 12, 14, इसी तरह और आगे नंबर जाता है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, पूरा पूरी विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो, चाहे विभाजित ना हो, नहीं हो, क्या कहलाएगा, विषम संख्या। विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल क्या, जैसे 9, ठीक है। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 बच गया तो यहाँ पे पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ, कुछ तो बच गया, शेष तो कुछ बच गया। तो अगर पूरा शेष अगर 0 हो जाए, ठीक है, डिवाइड करने के बाद शेष कुछ भी ना बचे, 0 बचे, तो वैसा संख्या को सम संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं बच रहा है, यहाँ पे तो 1 बच रहा है, तो ये वाला संख्या जो है वो विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो स्वयं वैसी संख्या जो स्वयं से और स्वयं से और वैसी संख्या जो स्वयं से और दूसरी संख्याओं से भाग हो जाए क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, जो स्वयं से भी भाग होना चाहिए और उसके अलावा अन्य संख्या से भी भाग हो जाए। जैसे 8 ले लिए, ठीक है, तो 8 से तो भाग हो ही जाएगा, 8 एक 8 पूरा पूरी भाग हो ही जाएगा। लेकिन 8 जो है वो 2 से भी हो जा रहा ना, 2 चौक 8, ठीक है। चाहे 8 जो है वो 4 से भी भाग हो जा रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है। तो स्वयं को छोड़कर जो है दूसरी संख्या से भी भाग हो गया, 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, तो ऐसा संख्या को क्या बोलेंगे,
भाज्य संख्या, ठीक है। वैसा संख्या जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भी भाग हो जाए तो वैसा संख्या को क्या बोलेंगे, भाज्य। एक आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसी संख्या जो केवल स्वयं से भाग हो, ठीक, केवल स्वयं से भाग हो, केवल स्वयं से भाग हो, क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, मतलब खुद से भाग होना चाहिए और किसी भी नंबर से भाग नहीं होना चाहिए। जैसे 7, ठीक है, 7 किसी भी नंबर के पहाड़ा में आता है क्या, ठीक है, नहीं आता है, वो 7 के पहाड़ा में ही सिर्फ आएगा। तो 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 का 7, ठीक है, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या हमेशा हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 27, उसके बाद आता है 29, इसी तरह और आगे जाएगा, ठीक है। ये सब जो है, ये सब जो संख्या है वो स्वयं से ही भाग होता है और किसी भी नंबर से भाग नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है 1 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या से बने गुणनखंड, अभाज्य संख्या से बने गुणनखंड को, अभाज्य संख्या से बने गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, ये सब सभी संख्या अभाज्य संख्या होती थी, ठीक है। तो वैसा जैसे देखो अभाज्य गुणनखंड अब क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल जैसे 140 को तुमको गुणनखंड करना है, ठीक है, तो 140 को गुणनखंड करो, तो एलसीएम जब लेंगे तो 140, ठीक है, तो ये 2 से जाएगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 35, उसके बाद 3 से तो जाएगा नहीं, अब सीधे 5 से जा रहा है, तो 5 7 35, फिर 7 1 का 7, ठीक है। तो 140 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, ठीक है। तो 140 को यहाँ पे 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 है। ये वाला जो गुणनखंड निकला, ये वाला जो गुणनखंड निकला, ये वाला अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया क्या होगा, अभाज्य संख्या से बना गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य संख्या 2 5 7, देखो 2 5 7 अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या से बना गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था अभी 2025 में, ठीक है, क्या पूछा था कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो पहले इसी तरह 120 को पहले एलसीएम लो, तो सबसे पहले किससे लेंगे, 2 को 60 बार में जाएगा, फिर 2 30 दूनी 60 हो जाएगा, फिर 2 से जब जाएगा तो 15 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, क्योंकि 3 है ना, 2 के बाद 3, उसके बाद 5 से जाएगा, 5 1 का 5। तो क्या 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 2
गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना कितना भाज्य गुणनखंड होगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितना 120 के कितना भाज्य गुणनखंड हो गया 5, 120 के 5 अभाज्य गुणनखंड है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करते जाना है, लाइक कमेंट भी करना है, ठीक है, शेयर भी करते रहना है। चलो एक फॉर्मूला है, सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, ठीक है, HCF और गुना LCM, ठीक है। दो संख्या का गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो वो दोनों संख्या का HCF को गुना कर देंगे वो दोनों संख्या का LCM के बराबर, तो ये बराबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये सही होता है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पहले लेते हैं कि ले लेते हैं 40 और, ठीक है, 40 और 20, ठीक है, ये दो संख्या ले लिए। अब ये वाला प्रूव होता है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है, सत्यापित होता है कि नहीं। तो पहले 40 को ये डिवाइड करो, एलसीएम लो, 2 20 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएंगे तो 10 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएंगे तो 5 बार में, और 5 जो है 1 बार में जाएगा। तो 40 बराबर क्या क्या हो गया इसका गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये निकल गया, ठीक है। अब 20 देखते हैं, तो 2 जो है 2 10 बार में जाएगा, 2 फिर से लेंगे 5 बार में, और 5 एका 5, तो 20 बराबर क्या गुणनखंड निकल गया, तो 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब देखते हैं कि HCF जो होता है, जो दोनों में कॉमन पार्ट रहता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन पार्ट रहेगा उसको HCF बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 एक बार दोनों में कॉमन आ गया, फिर 2 एक बार कॉमन आ गया, फिर देखो ये 5 एक बार कॉमन आ गया, ठीक है। तो HCF कॉमन वाला होता है, HCF जो दोनों में उपस्थित रहता है, कॉमन रहता है, उसको बोलते हैं। तो क्या एक बार 2 आ गया तो 2 जो दोनों जगह रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, HCF में दोनों जगह रहेगा उसको एक बार लिखते हैं। उसके बाद ये वाला भी 2 है तो ये एक बार लिख देंगे, फिर ये वाला 5 है तो ये वाला भी 5 एक बार लिखते हैं। तो अब गुना करके लिख दो, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो LCM HCF 20 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM क्या होता है, ठीक है, LCM क्या होता है, तो जो पहले 2 बार है वो वाला तो एक बार लिखना ही है, तो 2 एक बार लिख दिए, फिर ये वाला 2 एक बार लिख दिए, फिर ये वाला 5 एक बार लिख दिए, और बच कौन सा संख्या गया, तो सभी संख्या हो गया लेकिन ये वाला संख्या बच गया। तो LCM में जो संख्या बच जाता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। HCF में सिर्फ कॉमन पार्ट लिखते हैं, LCM में कॉमन वाला के साथ साथ जो संख्या बच जाता है वो वाला भी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूनी 40, तो LCM जो होगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्या क्या क्या था, 20 और 40, तो 20 और 40 और 20 को गुना करते हैं, और इधर होता है HCF, तो HCF कितना निकला, HCF निकला 20, और गुना में क्या होता है LCM, तो LCM निकला 40। तो क्या इधर गुना करो, इधर गुना करेंगे तो 4 दूनी 800, और इधर गुना करेंगे तो इधर भी 800 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर आया, ठीक है, तो बराबर आएगा ही। दो संख्याओं को गुणनफल करेंगे और इधर HCF और LCM को गुना करेंगे ना तो वो बराबर आएगा, ठीक है। चलो ऐसे अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा तो ऐसे हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, 12 और 18 संख्या दे दिया हुआ है, ठीक है, 12 और 18 संख्या दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 एका 3, तो बराबर 12 बराबर क्या निकला, 2 गुना 3 निकला, ठीक है। 18 को भी एलसीएम लेते हैं जब, तो 2 9 18, उसके बाद 3 तिया 9 और 3 एका 3, ठीक है। तो 18 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना
3 गुना 3 लिखेंगे, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट रहता है उस होता है HCF, ठीक है, HCF। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन हो गया और 3 भी कॉमन हो गया, ठीक है। 2 भी कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया, लेकिन HCF में हमेशा जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो 2 एक बार लिख दिया और यहाँ पे भी 3 कॉमन था तो 3 एक बार लिख दिए। दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो HCF निकल गया 6। और LCM क्या होता है, तो जो कॉमन पार्ट रहता है उसको तो एक बार लिखते ही हैं, 2 गुना 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो बच जाता है संख्या वो सबको भी गुना में लिखा जाता है। तो ये वाला संख्या बचा और ये वाला संख्या बचा, तो इसको जब भी गुना में लिखेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो एलसीएम 36 और HCF 6 निकल गया। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला में बैठा दो। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या क्या था, 12 और 18 था, तो 12 गुना 18 हो जाएगा, बराबर होता है HCF गुना LCM। तो HCF क्या निकला 6 और LCM क्या निकला 36। अब ये दोनों गुना करते हैं, बराबर आता है कि नहीं। तो 12 को जब 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 का 6 हाथ में 3, 18 एक 18 और 3 21, 216 इधर आया। इधर जब गुना करेंगे तो 6 छक 36 हाथ में 3 और 6 3 18, 18 और 3 21। क्या दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आ जाएगा, तो यही बोला प्रूव हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इससे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। ये तो प्रूव करने वाला हो गया कि दोनों बराबर होगा, ये प्रूव करके दिखाइए। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन है कि HCF दे दिया है, HCF जो है वो दे दिया है कितना 306 और 657 का HCF दे दिया है 9, ठीक है, 9 दिया है। तो LCM निकालना है, LCM क्या होगा 306 और 657 का, ठीक है, वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो दो संख्या यहाँ पे 306 और 657 दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि 306 गुना 657 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कि HCF और LCM है, LCM के गुना के बराबर होगा, यही होगा, ठीक है। तो HCF भी 9 दे दिया है, ठीक है। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 306 गुना 657 बराबर HCF कितना दिया इसका 9, तो 9 यहाँ पे बैठा देंगे गुना LCM, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये 9 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 306 गुना 657 गुणम था, इधर आके भागा में बराबर LCM, ठीक है। अब इसको काट देना है, ठीक है, काट दो, 9 1 9 और इधर हो जाएगा 9 3 27, 3 इसमें जाएगा 36 होगा, 9 चौक 36, ठीक है। तो LCM बराबर कितना निकला, ये निकला 306 34 गुना में 657। अब इसको गुना कर देना, 657 को जब 34 से गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26 और 3 से जब करेंगे 3 सत्ते 21, 2 3 पचे 15 और 2 17, 3 छक 18 और 1 19, ठीक है। तो ये 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 2 22 33 8 आया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्या दे दिया रहेगा, उसका HCF या LCM दे दिया रहेगा और एक का निकालने बोलेगा, तो ये से ही फॉलो करना है, जिसका वैल्यू दे दिया रहेगा उसको नीचे ले जाएंगे और जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको इधर करेंगे, ठीक है। वहाँ से कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जिससे आता है, एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर सिद्ध करने के लिए रहेगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, √3 की जगह √5 भी रह सकता है, √2 भी रह सकता है, ठीक है, √7 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा इसको बनाना है सबसे पहले कि मानना है, ठीक है, माना हमेशा उल्टा मानेंगे। माना कि अगर ये √3 एक अपरिमेय बोलेगा तो यहाँ पे हमेशा उल्टा मानेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, उसका उल्टा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं, अगर √3 अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए देगा, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो √3 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को तो हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो √3 को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है इसमें कि एक कंडीशन लिखवाए थे कि p और q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। p और q जो है, p और q का HCF जब निकालेंगे तो उसका 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा दूसरा कुछ हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो √3 जो है वो p/q के रूप में लिख दिए। अब वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक है। इधर वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो ऊपर भी वर्ग हो जाएगा और नीचे भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 बराबर p²/q²। तो देखो q² जो है नीचे वाला, इसको अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 जो है q² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3q² बराबर इधर p² जो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो p², ठीक है। तो देखो अब यहाँ जो है p² जो है अब लिखना है। अब यहाँ पे आगे देखो कि ये वाला जो है q² रहने तो ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो p²/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि p² जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है, p² जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है, भाग जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p², चूंकि लिखना है, चूंकि p² 3 से विभाज्य है, इसीलिए अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, इसीलिए p भी 3 से विभाजित होगा, p भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अगर p भी 3 से विभाजित होगा तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में कुछ भी संख्या ले लो, r ले लो, ठीक है। अगर p 3 से विभाजित है तो p जो है वो 3 गुना में समथिंग जो भी संख्या आगे रहेगा वो से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब कर दो वर्ग करने पर, अब वर्ग करते हैं तो वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर p² और इधर जो है वो 3², ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और r², ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, अब देखो यहाँ पे भी p² का वैल्यू 9r² है और यहाँ पे वैल्यू p² का वैल्यू 9q², ठीक है। तो क्या क्या आया, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन मतलब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 2 से क्या हम लोग को मिलता है कि p² का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो 9 p² का वैल्यू 9² है और p² का वैल्यू इधर कितना है तो 3q² है, ठीक है। तो इधर भी p² इधर भी p² मतलब p² बराबर होगा, तो इधर इसका वाला वैल्यू और उसका वाला वैल्यू दोनों का बराबर होगा, बराबर कर दिए। अब यहाँ से क्या देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे देखते हैं ये 3 इधर से गुना में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 9r² और ये 3 भाग में, बट इधर बचेगा q²। अब ये कट जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से आ जाएगा q² बराबर 3r², ठीक है। अब देखो ये 3 गुना में है, इधर आके भाग में होगा, तो q²/3 बराबर r², ठीक है। तब हम लोग इधर आगे इधर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे चूंकि q² देखो अभी यहाँ पे q² जो है 3 से विभाजित हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अगर इक्वेशन नंबर a मान लिया जाए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर a मान लिया जाए, अगर ये q² यहाँ पे लिखेंगे क्या,
कि अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। और क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, और क्यू अगर 3 से विभाजित होगा तो हम लोग क्यू बराबर लिख दे रहे हैं 3 और इसको टी मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको टी मान ले रहे हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर बी दे दो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ए और बी से देखो, यहाँ पे क्यू बराबर 3 गुना टी आ गया और पी जो है वो 3 गुना आर था। देखो पी जो है 3 गुना आर था। तो अगर ये दोनों का जो पी बटा क्यू जो है, ठीक है, ये एचसीएफ जो है यहाँ पे 3 आ गया, तो एचसीएफ दोनों का जो निकालेंगे वो 3 आ गया। लेकिन एचसीएफ तो हम लोग पी बटा क्यू माने थे, तो एचसीएफ तो हमेशा 1 आता है परिमेय संख्या का, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि कॉमन यहाँ पे 3 मिल गया। लेकिन हम लोग तो परिमेय संख्या में जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है दोनों संख्या का 1 होता है, तो ये तो उल्टा आ गया, विरोधाभास आ गया, ठीक है। तो यह विरोधाभास का क्यों आया? क्योंकि हम लोग गलत माने थे, ठीक है, हम लोग गलत कल्पना किए थे। तो यह विरोधाभास हमारी कल्पना के वजह से, कल्पना के कारण हुआ, लिख देंगे फिर अतः रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलो एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूट 3 के जगह रूट 5 कर सकता है, रूट 2 कर सकता है, रूट 7 कर सकता है, बाकी लिखना सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर रूट 3 अपरिमेय प्रूव करना है तो सबसे पहले मानेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे कि रूट 3 एक अगर अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो हमेशा उल्टा मानेंगे, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो वो पी बटा क्यू के रूप में होगा, ठीक है। परिमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो रूट 3 अगर एक परिमेय संख्या होगा तो रूट 3 बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं। और पी बटा क्यू का एक रिलेशन होता है कि क्या एचसीएफ जो पी और क्यू का जो एलसीएफ होता है उसको वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। पी और क्यू का एचसीएफ निकालेंगे तो परिमेय संख्या में 1 होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब जो है यहाँ पे दोनों को वर्ग कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 बचेगा और इधर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे भी, स्क्वायर यहाँ पे भी, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद देखो क्यू स्क्वायर जो है वो गुना में 3 है, उसको अगर इधर ले आएंगे तो डिवाइड में 3 होगा, तो पी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। और चूंकि पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, देखो ये वाला पी स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो पी भी 3 से विभाजित होगा, और पी भी 3 से विभाजित होगा तो पी बराबर 3 और आर कुछ भी आगे संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। अब देखो इसका भी अगर वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर और 3 आर का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण इसको 2 मान लेते, इसको 1 मान लेते, तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर का वैल्यू 9 आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी वैल्यू पी स्क्वायर का वैल्यू 9 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम अगर रख दिया जाए तो यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू 9 आर स्क्वायर है और यहाँ पे बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर के वैल्यू 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ से इसको जब इधर गुना में इधर आके भाग में आएगा तो 3 का 3, 3 तिया 9, तो 3 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू ये 3 जो है ये इधर आ जाएगा गुना ये भाग में, तो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो जिसका स्क्वायर होगा तो वो सिंगल वाला भी होगा, ठीक है। तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अगर क्यू भी 3 से विभाजित होगा तो क्यू बराबर 3 गुना टी लिख दिए, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण ए और समीकरण बी से देखो P बराबर 3 गुना टी और Q बराबर 3 गुना आर, तो यहाँ पे तो कॉमन पार्ट आ गया, मतलब कॉमन पार्ट को ही एलसीएम बोलते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे सॉरी कॉमन पार्ट को ही एचसीएफ बोलते हैं, तो एचसीएफ जो आ गया वो 3 आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि परिमेय संख्या का एचसीएफ जो होता है दोनों संख्या का वो 1 होता है, तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हम कल्पना ही गलत किए थे, हम उल्टा मान लिए थे कि ये परिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिखना है अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ठीक है, यहीं तक चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपने बनाइए, उसके बाद आगे की चैप्टर जो है आगे का लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। इससे कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा
ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट करना है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो बताना है, कमेंट करना है या फिर टेलीग्राम में मैसेज करते रहिए, ठीक है। रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम बच नहीं गया तो रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।